मैं पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दी थी। आज मैं क्वेश्चन 11 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 11 में ए स्क्वायर इतना दे दिए, देन ए बताना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ठीक है, सिंपल है। इसे सॉल्व करती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में ए स्क्वायर इक्वल टू दे दिया है 23/25। ए बराबर क्या हो जाएगा? इधर रूट आ जाएगा 23/25। 23 का तो रूट होता नहीं है, तो 23 रूट में ही रहेगा, बाय में 5। कोई भी नंबर अगर रूट में होता है तो उस नंबर को क्या बोलते हैं? ये तो रूट से बाहर निकल नहीं सकता है। जब कोई भी नंबर रूट में होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? उस नंबर को क्या बोला जाता है? ऑप्शन में है रेशनल नंबर रूट में होता ही नहीं है। इरेशनल नंबर, जाहिर सी बात है, रूट में है तो इसका मतलब इरेशनल नंबर है। होल नंबर तो 1 2 3 4 5 होता है। इंटीजर तो प्लस माइनस दोनों होता है। प्लस माइनस होल नंबर नहीं होना चाहिए, सॉरी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इरेशनल क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जा रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं कि एलसीएम x और 18 दो नंबर है। इस दोनों नंबर का एलसीएम दिया हुआ 36, इसी दोनों नंबर का एचसीएफ दे दिया है 2। तो x का वैल्यू फाइंड करना है। दो नंबर दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है। दो नंबर में एक नंबर पता है 18 है, दूसरा नंबर नहीं पता है x है। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला होता है, उसी फार्मूला पे डाल देना है और ये सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या फार्मूला होता है, पढ़े हुए हैं पिछली क्लास में भी। होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पढ़ चुके हैं? ठीक, तो मुझे LCM दिया हुआ है। LCM कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 36। HCF कितना दिया हुआ था? 2। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एक नंबर दिया हुआ 18, दूसरा नंबर मुझे नहीं पता x, इसे x को निकालना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए 18 से तो इसको डायरेक्ट कट कर सकती हूँ। 18 2 जा 36। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगी 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। अब 4 देख लो ऑप्शन में क्या है, सी में है, तो क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चल रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABCD राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल बी दिया हुआ है, टेन थीटा का वैल्यू इतना दे दिया है, तो जिसमें cos A cos C माइनस sin A sin C का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। ठीक, 13 में दिया हुआ है, इसको अगर ऑब्जेक्टिव है सॉल्व इजीली भी किया जा सकता है। √3, ठीक है, तो tan A इक्वल टू लिख सकती हो √3/1। ठीक है, tan में क्या होता है? tan होता है P/B। तो P को मैं मान सकती हूँ √3, लेकिन मुझे एग्जैक्ट तो नहीं होगा √3, कुछ यूनिट होगा, वो यूनिट मान लेती हूँ। B हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, एक ट्रायंगल बना देती हूँ जिसपे बी पे होगा वो ये। अगर एक ट्रायंगल इस तरह का बनाते हैं, tan A दिया हुआ था, A यहाँ पे मानते हो A B C, ये tan है, तो इसको ये वाला मेरा हो जाएगा P और ये वाला हो जाएगा मेरा B, ये हो जाएगा H। ज़रूरी नहीं है कि यही P है यही B होगा, वो एंगल A के लिए है P। ठीक है, तो यहाँ से अगर P नहीं लिख के यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ? BC लिख सकती हूँ। यहाँ पे लिख सकती हूँ AB। ठीक है, AB लिख सकती हूँ, ये पता हो गया। अब मुझे AC निकालना है। AC निकालने के लिए रूट अंडर कर लूँगी। हाइपोटेनस निकालने के लिए इस दोनों का स्क्वायर का सम करना है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1 हो जाएगा √4, बाहर में 2 निकल गया। अब देखो
वैल्यू डालूंगी। क्या क्या दिया हुआ निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन में, वो देख लेती हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का मतलब एंगल ए, तो ए के लिए कॉस में होता है बी बाई पी, यानी ए बी बाई बीस, ए बी बाई हाइपोटेनस तो एक ही है ए सी, इंटू यहाँ पे हो जाएगा उल्टा क्योंकि एंगल सी के लिए कह रहा है, तो इधर वाला ये वाला हो जाएगा मेरा, ये वाला हो जाएगा मेरा क्या कहते हैं बेस बी सी, अब बाई हाइपोटेनस में ए सी माइनस ए है एंगल ए के लिए, ये वाला हो जाएगा सामने वाला पी, तो पी होता है यानी बी सी बाई ए सी, फिर इंटू सी के लिए फिर पलट जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी बाई ए सी। देखो तो दोनों साइड सेम सेम है, मुझे ये निकालना भी नहीं पड़ेगा तो भी आंसर निकाल सकते हैं, इसका काम ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं काम पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी इंटू बी सी या बी सी इंटू ए सी, बात तो एक ही है, नीचे में ए सी दोनों तो सेम है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कैंसिल करके क्या ला देगा, ज़ीरो। तो ऐसे भी क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, मुझे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, उतना वैल्यू पुट करना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव बस दिमाग लगाना है कि ऑब्जेक्टिव में क्या है, तो ज़ीरो आ गया। अब इसको भी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा, तो लंबा जाएगा, यहीं पे देख लेंगे, तो ज़ीरो आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ऑप्शन में कौन सा है? ए में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। समझ में आ गया? अब मैं क्वेश्चन आगे की तरफ चल रही हूँ। सॉरी, ज़ीरो तो होगा आंसर, लेकिन ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में, ठीक है, ऑप्शन बी में करेक्ट है, लेकिन आंसर तो ज़ीरो ही होगा, लेकिन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन 13 बता दी, बी में है इसका सही ऑप्शन, तो बी वाला हो गया। अब क्वेश्चन 14 में एक ट्रायंगल दे दिया है जिसमें उसका रेशियो दे दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है लार्जेस्ट एंगल जो है वो एंगल बीइंग एंगल सी, लार्जेस्ट एंगल सी है, देन द वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है, इतना का वैल्यू फाइंड करने है। तो इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है, ये भी ट्रिगोमेट्री का है। देखो क्वेश्चन ट्रायंगल पे है, तब एक राइट एंगल ट्रिगोमेट्री है तो जाहिर सी बात एक 90 डिग्री होगा, वैसे भी इसका भी जो रेशियो दिया हुआ वो 90 डिग्री निकल ही जाएगा। एंगल सी जो है वो लार्जेस्ट है, तो सबसे लार्जेस्ट तो 90 डिग्री होगा, ए बी मान लेती हूँ, ठीक। उसके बाद दे दिया है एंगल ए इज इक्वल टू 1 है तो x हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू भी x मान लेते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू दुगना है तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो लिख सकती हूँ, डायरेक्ट लिखती हूँ x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, ठीक है। 180 यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 2 2 4x इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाई 4, कट करूँगी 45, तो यानी एंगल ए भी 45 होगा एंड एंगल बी भी क्या होगा 45 होगा। एंगल सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि वो उसका डबल है तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या वैल्यू फाइंड करना है उसको देखते हैं। देखो ये फाइंड करना है, इसका मतलब कि ये साइड और ये साइड क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये वाला एंगल क्या दिया हुआ है इक्वल दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का, सॉरी कॉस का, कॉस ए 45 है तो 45 में क्या हो जाएगा √2 बाय, इसमें भी क्या हो जाएगा √2 माइनस 10a यानी 45, 10 45 1 बाय कॉट 45 1, ये कट के 1, ये भी तो 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। आंसर ये हो गया, क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा ए होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं आप आगे चल रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 50, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, मेक बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस इतना, इफ़ द रोलिंग और डिस्टेंस ऑफ इतना, डिस्टेंस दे दिया कि एक व्हील है जो रोलिंग करके वो इतना डिस्टेंस कवर किया और उस व्हील का रेडियस इतना दे दिया है, तो कितना रिवोल्यूशन का, वो रिवोल्यूशन कितना किया होगा वो निकालना है।
नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, तो इसको बनाती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, कैसे सॉल्व करूँगी। व्हील का रेडियस दे दिया है कितना, 0.7, ठीक। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील निकाल लेते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करना है, तो इसको लिख सकती हूँ डायरेक्ट। व्हील कितना होता है, 2πr, 2 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 0.7, पॉइंट उड़ाऊँगी 10, 7 से 7 कैंसिल, इधर आ जाएगा 44/10, रहने देती हूँ। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय एक बार व्हील का जो लगा है, टोटल डिस्टेंस बाय सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। एक बार में तो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना दे दिया है, 176/44 × 10। 11 से काटूंगी, 11 4 जा 11, 1 जा 11, 6 11 6 जा 4 से काटूंगी, 4 4 जा 16, कितना आ गया 40। रिवोल्यूशन है तो कोई यूनिट नहीं होगा, सिर्फ 40 हो जाएगा, क्योंकि नंबर निकालना है रिवोल्यूशन का, कितना रिवोल्यूशन होगा, तो हो गया 40 दिया हुआ डी में, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आगे चल रही हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में एक ट्रायंगल ए बी सी दे दिया, उसका वैल्यू दे दिया, ए बी का सबका साइड का वैल्यू दे दिया, ए बी का वैल्यू दे दिया, बी सी का वैल्यू दे दिया, सी ए का भी वैल्यू दे दिया, सबका साइड का वैल्यू दे दिया। उसके बाद वो ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। सिमिलर मतलब एंगल ए जो होगा वो डी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो ई के बराबर होगा, एंगल सी जो होगा वो एफ के बराबर होगा। उसके बाद उसी दूसरे वाला ट्रायंगल का एक साइड दे दिया है, कौन सा साइड है, EF है, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर निकालना है। दूसरा वाला ट्रायंगल जो है ना उसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, पहले फिगर बना लेती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रायंगल यहीं पे अभी दिया ही हुआ है, मैं बोली हूँ कि ए डी के ए इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, देन ये वाला इस वाले के इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है, साइड का क्या होता है, प्रोपोर्शनल बराबर होता है। तो इससे सिंपल बात है कि ये वाला साइड इस साइड के होगा, तो ये साइड 2 दे दिया है और ये साइड इसका कितना दे दिया, डबल दे दिया है 4, तो मैं डायरेक्ट ये वाला साइड 3 है तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा 6, ये वाला साइड अगर 2.5 है तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा 5। तो इस साइड को कैसे निकाल दी, सिंपली निकाल दी, बस इस दोनों का कंपेयर करूँगी, इस दोनों का कंपेयर में क्या दिया हुआ है, ये 2 दे दिया हुआ है तो ये 4 हो गया। इसी तरह ये 3 मतलब 2 का डबल है तो ये भी साइड इसका क्या होगा डबल, ये भी साइड इसका क्या होगा डबल, तो ये आ गया। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर जो होता है वो तीनों साइड का सम होता है, 4 + 6 + 5 कितना हो जाएगा 15। तो 15 किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली इसको सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे तो इतना डीपली जाना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जितना जल्दी सॉल्व करूँगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बस समझ में आना चाहिए। ये तो समझ में आ गया है, अब मैं क्वेश्चन आगे की तरफ चल रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये भी उसी चैप्टर मतलब ट्रायंगल ही से है, ये दोनों पैरेलल दे दिए, ठीक है, थेल्स पर में जो है उसी पे ये दोनों पैरेलल दे दिया है, इसमें भी साइड दे दिया है AD दे दिया है, उसके बाद क्या दे दिया है BD दे दिया है, ये वाला भी दे दिया है, उसके बाद दे दिया है BC ये वाला भी दे दिया है। फाइंड क्या करना है, देन DE ये वाला फाइंड करना है कि ये वाला क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करती हूँ, पहले फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद सॉल्व कर लेती हूँ। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वैल्यू दे दिया है, देन ये वाला फाइंड करना है। तो देखो
ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, देन ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये दोनों में कॉमन है। तो ये वाला ट्रायंगल देन ये पूरा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होगा, सिमिलर होगा। जब सिमिलर होता है तो साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं बड़ा ट्रायंगल लूँ, ये बड़ा ट्रायंगल का ए बी लूँगी तो छोटा वाला ट्रायंगल का क्या लूँगी, ए बी लूँगी तो छोटा वाला ट्रायंगल का क्या लूँगी, ए डी लूँगी, जो बराबर होगा बड़ा वाला ट्रायंगल का। अगर बी सी लेती हूँ तो छोटा वाला ट्रायंगल का क्या लूँगी, डी ई लूँगी। ए बी कितना हो जाएगा, 3 और 4 7। अब बाय ये क्या हो जाएगा, ए डी कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू ये दे दिया है 14, यानी ये वाला यही तो निकालना है, डी ई निकालना है तो डी ई लिख सकती हो। तो 7 2 जा 14, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो डी ई इक्वल टू हो जाएगा 6। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर अगर यूनिट दे हो तो सेंटीमीटर लगाऊंगी। ऑप्शन में कौन सा है देख लेती हूँ, सेंटीमीटर यूनिट लगा हुआ है, ऑप्शन में है कौन सा, बी नंबर, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन 17 के बाद 18 की तरफ चल रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 ट्रिगोमेट्री का है। 4 tan बीटा इक्वल टू 3 दे दिया है तो इतना का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं फाइंड कर लेती हूँ। देखो ये दिया हुआ है A10 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 4 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 है। ठीक है 4 है, ठीक है। तो 10 बीटा इक्वल टू क्या लिख सकती हो, 3/4। ठीक है, ये फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। राइट से बढ़ते राइट, ये ट्रिगोमेट्री है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा। इसमें तो ज़्यादा कुछ कह ही नहीं रहा है, सब में तो बीटा 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 ही दिया हुआ है। ट्रायंगल नहीं भी ड्रॉ करूँगी तभी बन जाएगा, तो बिना ट्रायंगल ड्रॉ किए भी बना लेती हूँ। 10 में क्या होता है, P/B, P का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता है, H का वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 16 क्या हो गया √25 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है 5 सेंटीमीटर आ गया। यूनिट नहीं दिया हुआ सेंटीमीटर तो इसको यूनिट लगा सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है आ गया। अब देखो क्योंकि रेशियो में है ना, जाहिर सी बात है इससे बड़ा भी हो सकता है, इसलिए मैं यूनिट लगा देती हूँ। तो अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है, देखो यही क्वेश्चन दिया हुआ है 4 sin बीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन में क्या होता है P/H, यानी P का वैल्यू कितना दे दिया 3/H का वैल्यू 5 आया, डायरेक्ट में पुट कर दीजिए माइनस 3 इंटू बीटा में 4/5 हो जाएगा बाय 4 इंटू यहाँ भी हो जाएगा 3/5 माइनस प्लस 3 इंटू 4/5। सॉल्व कर लेती हूँ, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 4 3 जा 12/5 माइनस 12/5 वाह, इधर आ जाएगा भी 12/5 प्लस 12/5। ये तो देखो तो ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि इसको इसमें सेम है, माइनस करूँगी तो ज़ीरो आ जाएगा ना ज़ीरो। तो 0/समथिंग जो भी है तो आंसर तो ज़ीरो ही आएगा। मुझे तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो उतना सॉल्व करने नहीं जाऊँगी, ऊपर में ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ज़ीरो ही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चल रही हूँ। देखो इस क्वेश्चन को तो इजीली ऐसे ही सॉल्व कर सकते। 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्वेश्चन ही पढ़ती हूँ, यहीं पे समझा देती हूँ। क्या दिया हुआ है, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ ए डिपेंड्स लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन दे दिया। लीनियर इक्वेशन मतलब कहीं ना कहीं पे एक वैल्यू कहीं पे करना कट रहा होगा, इंटरसेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये दे दिया है तो उसका दूसरा इक्वेशन क्या होगा, जो इसका ये क्या होगा, ये होगा लीनियर इक्वेशन बनेगा। तो एक इक्वेशन दे दिया -5
प्लस -5x प्लस 7y इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या होता है वो बता देती हूँ कंडीशन। क्वेश्चन अभी इससे पहले मैं पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन में आया था, बताई थी। उसमें होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब जिससे हो रहा है उसे इक्वेशन मैच कर रहा है, वही मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो चलो इसको मैच करवाती हूँ, इस तीनों को इसको ये भी इक्वल टू नहीं हुआ। अब 4 इक्वेशन करते हैं। 4 इक्वेशन में देखो, पहले इसमें क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, -5 और इसका 4 में दिया हुआ 10, क्या आ गया -1/2। इसका दिया हुआ 7, दूसरा में दिया हुआ इसमें -14, तो इसको -14 इसको भी सॉल्व करूँगी तो -1/2। इसका तीसरा में -2, इसका दिया हुआ है -4 में, तो इधर ले आऊँगी तो 4, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 -1/2। इस सब में क्या हो जाएगा -1/2 -1/2 -1/2, यानी 4 वाला क्वेश्चन में 4 वाला ऑप्शन में 19 के 4 ऑप्शन जो होगा वो इसके उस वाले इससे वैलिड करेगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इससे फॉलो ये वाला इक्वेशन इससे कर रहा है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, मुझे सॉल्व करने में इतना टाइम लगा है, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है वो बच्चा एक बार में उसको सॉल्व कर सकता है। बस माइनस साइन पे ध्यान देना है। सबका तो सेम आ रहा है 1/2 बस देख लेना है कि किस पे सबका साइन सेम आ रहा है। किसी में माइनस में आ रहा था तो किसी में प्लस में आ रहा था, लेकिन इसका हर वैल्यू में -1/2 आया है। तो इसीलिए 19 का ऑप्शन में 19 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब मैं बता रही हूँ 20 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एक लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इज चूज एट रैंडम। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होता है, ए से जेड तक। ठीक है, उसमें से कोई एक लेटर अचानक लिया गया तो उसका प्रोबेबिलिटी किस लेटर से करना है, मैथमेटिक्स से करना है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स से उस अल्फ़ाबेट का कहना है कि इस मैथमेटिक्स का क्या प्रोबेबिलिटी आ सकता है अल्फ़ाबेट से कोई भी एक लेटर उठाने का। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसको कैसे सॉल्व करूँगी। सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करूँगी तो क्या होगा, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, $26 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 26 लेटर होता है। टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 36। लेकिन इसका आउटकम कितना हो जाएगा मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स का स्पेलिंग क्या होता है MATHE मैथमेटिक्स है। तो जो लेटर डबल रिपीट किया गया है उसको नहीं लिखूँगी। M है तो M लूँगी, A ले लूँगी, T लूँगी, H लूँगी, E लूँगी, M नहीं लूँगी क्योंकि M एक बार लिख चुकी हूँ, A भी नहीं लूँगी, T भी नहीं लूँगी क्योंकि T लिख चुकी हूँ, I C S रिपीट वर्ड नहीं होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसका आउटकम कितना होगा, इसका आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी तुमको प्रोबेबिलिटी निकालना है मैथमेटिक्स का, का प्रोबेबिलिटी होता है। जो इस मैथ का आउटकम क्या होगा, मैथ का आउटकम 8 है, टोटल आउटकम 26 है। ठीक है, तो यही हो जाएगा। जो रिपीट हो रहा है उस वर्ड को एक ही बार लेना है, क्योंकि एक ही बार उठाया गया, एक ही लेटर को उठाया गया है ना, इसीलिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/26। तो ये तो कट रहा है 4, ये कट रहा है 13, तो 4/13। ऑप्शन में कहीं पे 4/13 ए में दिया हुआ है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं 20 क्वेश्चन तक बता दी हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 तक बता दी हूँ। ये जो मेरे पास मॉडल पेपर है ये मेरा स्टैंडर्ड का है। ठीक है, तो कोई बच्चा हो सकता है सिंपल वाला भरा होगा, कोई स्टैंडर्ड वाला, तो ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल भी मैं सॉल्व करवाऊँगी एंड स्टैंडर्ड, अभी स्टैंडर्ड सॉल्व करवा रही हूँ। अब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सिंपल वाला भी सॉल्व करवाऊँगी।
लेकिन इसमें आप ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कह रहा है कि पहला जो भी मैं ग्रुप पूरा सॉल्व करवाई हूँ 1 से 20 क्वेश्चन तक, इसमें क्वेश्चन 20 दिया हुआ है लेकिन बनाना है 16 ही क्वेश्चन है। लेकिन मैं सॉल्व करवाई हूँ टोटल क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ये एग्ज़ाम तो थोड़ी हो रहा है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको इस सेक्शन से, ए सेक्शन से 1 से 20 क्वेश्चन में आपको 16 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं आज तक तो ये सेक्शन ए कंप्लीट कर दी हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन होगा, देखिए सेक्शन बी में क्वेश्चन 20 से लेके क्वेश्चन 20 है से दिया हुआ है, 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें भी 16 ही क्वेश्चन बनाना है, लेकिन मैं पूरा 20 क्वेश्चन ये करूँगी, सेट करूँगी। 21 से दिया हुआ है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करवाऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।